नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आप सभी देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 2 है। तो आप सबको पता है पेपर 2 होम मैनेजमेंट है और इस समय पेपर नज़दीक है, इसलिए सभी जितने भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखा करो। ठीक, तो इससे पहले भी कई वीडियो हैं, सभी देख लेना। अभी भी समय है, अभी भी जाग जाइए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। अगर पास होना है तो सभी वीडियो रिवीजन अवश्य कर ले। ठीक, और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी एमए फाइनल ईयर की सारी वीडियो है, आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। तो बच्चों रट लो, पेपर यहीं से आएगा। जी हाँ, पेपर में यही सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर और कहीं और से नहीं आने वाला है, आपके सिलेबस से ही आएगा। और ये वीडियो आपके सीरीज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक, इसलिए सारा वीडियो अवश्य देखना। ठीक, और जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करना ना भूलें। ओके, तो आपकी टीचर आपसे एक लाइक, एक शेयर और प्यारा सा कमेंट ही मांगती हैं, इतना तो कर ही सकते हो। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार जुड़े हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर दिया, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न आपका पहला क्या कह रहा है? मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो आपको होम मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इवैल्यूएशन, ओके, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। यह क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या महत्व है? ठीक, आइए जानते हैं। पहला है, मूल्यांकन से किसी स्थिति को नवीन ढंग से देखने तथा स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को परंपरागत ढंग से सोचने के स्थान पर नवीन ढंग से सोचने में सहायता मिलती है। ओके, नवीन जो नए नए ढंग आते हैं, नए नए तकनीकी आती है, मूल्यांकन के द्वारा हमें ये सोचने की भी सहायता मिलती है। ठीक, नेक्स्ट आता है, मूल्यांकन द्वारा पुराने अनुभवों के आधार पर नए विचार तथा सूझबूझ प्राप्त होती है। उसके बाद योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने तथा नियंत्रण में यदि कोई गलती हो तो, अगर कोई गलती हुई हो तो मूल्यांकन द्वारा उनकी जानकारी प्राप्त होती है और भविष्य में उस गलती से बचा भी जा सकता है। ठीक, जैसे कि आपका रिजल्ट आया है ना, उनमें फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में कम आया नंबर, तो आप सेकेंड ईयर में और दुगनी मेहनत करेंगे। आपने देखा अपना मूल्यांकन कि आपकी तैयारी कितनी थी और कितना नंबर आया, तो सेकेंड ईयर में और दुगनी मेहनत करेंगे तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट है, मूल्यांकन द्वारा कमियों को दूर करके संपूर्ण सुधार किया जा सकता है। ठीक, आप अपने मूल्यांकन से पता लगा सकते हैं कि आप में क्या कमियां हैं, आप उस कमियों को दूर कर सकते हैं किसी का भी। ठीक, नेक्स्ट आता है, संरचनात्मक डिजाइन की विशेषताएं बताइए। संरचनात्मक डिजाइन जो होती हैं, नंबर 1 आता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जो संरचनात्मक डिज़ाइन सरल, सादगीपूर्ण एवं साधारण होती हैं। इसे बनाने में व्यय कम होता है। ठीक, इसे बनाने में जो व्यय होता है, खर्च होता है, वो कम होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, साधारण होने के कारण संरचनात्मक डिजाइन मौलिक और वास्तविक होते हैं। ठीक, संरचनात्मक डिजाइन पर ही सजावटी डिजाइन बनती हैं। संरचनात्मक डिजाइन को बनाने से पहले वस्तु, स्थान, पदार्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना सजावटी डिजाइन पर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ था 2022 में। ठीक, तो कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसे पूरा अवश्य देखना। मनोवैज्ञानिक थकान से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था थकान 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका शारीरिक थकान, ठीक, शारीरिक थकान, ओके, जो शारीरिक थकान होता है, और एक होता है मनोवैज्ञानिक थकान। तो हम मनोवैज्ञानिक थकान के बारे में जानते हैं। मानवीय जीवन की, आपको पता हो, जो मानव का जीवन होता है, जिसे मानवीय जीवन की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से उत्पन्न अधिकांश थकान का अनुभव मनोवैज्ञानिक प्रकृति का होता है। ठीक, बार्टले ने कहा, बार्टले के अनुसार, ये याद कर लेना राइटर का नाम, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से नंबर मिलेगा। ठीक,
जब आप मोटी हेडिंग में राइटर का नाम लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि वो बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक, अच्छे से तैयारी किया हुआ है, इसलिए वो एग्जामिनर आगे कम देखता है और आपको नंबर भी देता है, ठीक। थकान या तनाव कार्य की स्थिति की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है जिसे व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप में महसूस करता और मूल्यांकन करता है। थकान बच्चों सामान्यतः व्यक्ति के द्वारा निर्धारित मांग को पूर्ण करने का अपर्याप्त रूप होता है। यदि इस प्रकार की थकान को प्रदर्शित करना कठिन है तथापि इसके महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता, ठीक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो थकान होती है उसमें शारीरिक थकान की भांति कार्य के उत्पादन में कमी होती है और कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और यह शारीरिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती। मनोवैज्ञानिक थकान दो प्रकार की होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है शॉर्ट वीडियो में, आप सब देख लेना। मनोवैज्ञानिक थकान दो प्रकार की होती है, पहला होता है नीरस थकान जिसे हम बोर्डम फिटेड बोलते हैं, तो दूसरा होता है कुंठाजन। ये कुंठाजन भी आपके पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद कर लेना कुंठाजन्य थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शक्ति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। शक्ति व्यवस्था क्या है? व्यक्ति को कार्य करने हेतु शक्ति की मात्रा उसकी शारीरिक स्थिति और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, ठीक। उसी अनुसार ऊर्जा रहेगी जिस तरह वो व्यक्ति रहेगा, जिस तरह उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो वो एक शक्तिशाली व्यक्ति कहलाएगा। किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त हेतु कितनी शक्ति व्यय होगी, शक्ति के व्यय की तुलना में हम कितनी शक्ति प्राप्त होगा तथा कार्य करने के पश्चात कुछ शक्ति बची रहे जिससे मनोरंजन व अन्य क्रियाएं की जा सकें। इन सबका व्यवस्थापन शक्ति व्यवस्थापन कहलाता है। आई होप आपने समझा शक्ति व्यवस्थापन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योजना के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजना के प्रकार। योजना आप बनाते ही हैं लेकिन आपको पता है इनके कितने प्रकार होते हैं। योजना समय अवधि के आधार पर होता है। एक दीर्घकालीन योजना होती है, एक अल्पकालीन योजना होती है। स्तर के आधार पर देखा जाए तो मुख्य आयोजना और क्रियात्मक आयोजना और दिन प्रतिदिन का आयोजन। मुख्य आयोजन जो होता है जैसे शादी ब्याह फंक्शन, क्रियात्मक आयोजन जिसमें एक्टिविटी होती है, कार्य किया जाता है, ठीक। और दिन प्रतिदिन का आयोजन रोजाना आप आयोजन करते हैं ना कुछ ना कुछ, जैसे कि क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं आज की भोजन में, ये सब दिन प्रतिदिन की योजना है, ठीक। आयोजना उपयोग के आधार पर एकल उपयोग आयोजन, स्थायी उपयोग आयोजन, ठीक। नीरस थकान किसे कहते हैं? नीरस थकान बच्चों, नीरस थकान के कार्य करने की वास्तविक क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है। इसी थकान के कारण प्रमुख लक्षण हैं जैसे कि फर्स्ट आता है असंतोष, ओके, असंतोष आता है। दूसरा उबासी लेना या उदासीनता, विश्रामहीनता का बोध, ठीक। कार्य से छुटकारा पाने की इच्छा, कार्य के प्रति अनिच्छा, प्रेरणा का निम्न स्तर, ऐसा प्रतीत होना कि समय बहुत धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, ये सब नीरस थकान के अंतर्गत आते हैं, ठीक। कभी कभी प्रतीत नहीं होता है कि जैसे बहुत समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है, कुछ कोई कार्य करने के प्रति इच्छा ही नहीं रहती है, ठीक, कोई मोटिव ही नहीं लगता है। नीरस थकान कार्य की प्रकृति से पैदा होती है, इसलिए व्यक्ति एक कार्य के प्रति निरस्ता अनुभव करता है जबकि दूसरे कार्य के प्रति नहीं। प्रत्येक व्यक्ति में कार्य के प्रति निरस्ता भी में भिन्नता होती है। अगर आप रोज कपड़ा धुल रहे हैं तो लगातार धुलने से एक दिन निरस्ता रहती है कि आज नहीं धुलें, ठीक, यही है। निरस्ता का अनुभूति व्यक्तिगत आदतों, कार्य के प्रति अभिरुचि, घर के वातावरण आदि से प्रभावित होती है। जो गृहिणी कार्य में रुचि नहीं लेती वह शीघ्र ही नीरस या थकान से ग्रसित हो जाती हैं। जो गृहिणी कार्य में रुचि नहीं लेती हैं वो शीघ्र ही थकान महसूस करने लगती हैं। जो रुचि के साथ कार्य करती हैं उनको थकान नहीं होती। वाइट और लैंडन ने कहा कि जो नीरस थकान है बहुत शीघ्र कार्य में निरस्ता अनुभव करने लगती हैं। जो कार्य करती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो गृहिणी हैं, जो भी हो, या बॉयज़ हैं या लड़के हैं या लड़कियां हैं, कोई भी है, अगर उस काम के प्रति वो रुचि नहीं बनाएंगी तो वो उन्हें थकान फील होने लगेगा, उसमें मन नहीं लगेगा और वो कार्य जल्दी संपूर्ण नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विद्युत डिस्चार्ज के स्रोत। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो रिसोर्सेस होता है ये क्या है, ठीक। नंबर 1 आता है विद्युत डिस्चार्ज स्रोत क्या है, पहले जानते हैं। विद्युत डिस्चार्ज लैंप
में गैस या वाष्प के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। यही आंतरिक स्थानों पर उपयोग हेतु केवल 2 प्रकार के उपयुक्त किए जाते हैं। ठीक, नंबर 1 आता है आपका फ्लोरेसेंट। 1 क्या है? फ्लोरेसेंट। इसमें फ्लोरेसेंट जो होता है प्रकाश में ट्यूब, मरकुरी वेयर, मैंने बताया ना ऊर्जा के स्रोत, तो आप सब देख लेना ऊर्जा के स्रोत बहुत अच्छे से बताया हुआ है कौन कौन से होते हैं। मरकुरी वेवर से भरी होती है और ट्यूब के अंदर का भाग एक विशिष्ट पाउडर से आच्छादित रहता है। जब ट्यूब के दोनों ओर के कैथोड वाष्प को क्रियाशील करते हैं तो उसके कारण जो फ्लोरेसेंट होता है आच्छादन प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यह ट्यूब नालीदार, सीधी, वृत्ताकार या यू आकार की होती है। इस फ्लोरेसेंट स्रोत का एक विशेष लाभ इसकी लंबवत आकृति है, जिसके कारण क्या होता है, यह सभी सजावटी स्थानों, रसोई घर के कॉर्नेट व शेल्फ हेतु सुविधाजनक लगती हैं। चूँकि फ्लोरेसेंट की स्थापना अधिक जटिल होती है तथा अतः यह अधिक महंगी होती है, किंतु फिर भी यह ट्यूब अधिक समय तक चलती है। ठीक, ठंडी होती है, कम चकाचौंध करती है और समान प्रकाश बल्ब का अपेक्षा 1/3 से 1/5 भाग कम विद्युत प्रकाश का उपयोग करती है। ये कौन सा होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में भी लगा होगा, क्या कहते हैं, सेफियल बल्ब, यही होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नियोसिन प्रकाश। नेक्स्ट एंड लास्ट, नियोन लाइट क्या होता है? नियोन प्रकाश को तकनीक रूप से कोल्ड कैथोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोल्ड कैथोड के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे प्रचलित उपयोग साइन बोर्ड बनाना है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी भी स्वरूप में आकार ले सकता है। इसका भी जीवन लंबा होता है और देख रेख की समस्या बहुत कम होती है। ठीक, नियोन प्रकाश का उपयोग कमर में अतिरिक्त चमक और उत्तेजना प्रदान करने हेतु किया जाता है। आजकल तो कई कलाकार नियोन प्रकाश का उपयोग प्रकाश की मूर्तियों को बनाने हेतु करते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों।